बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर बात करने के लिए हमारी कोशिश होती है न सिर्फ तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस के रहनुमाओं के साथ साथ दीगर शोबाजात ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात से हम बात करते हैं, हम उनसे सवाल करते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि कैसे मुल्क को मजबूत मुस्तहकम बनाना है। हालिया सिचुएशन में जब हम देख रहे हैं चाहे वफाक से हम सूबों तक, तो हमें एक चीज़ तो वाज़ेह नज़र आती है कि जिन असेंबलियों में, जिनको इदारों की माँ कहा जाता है, जहाँ पे कानून साजी होती है, जो रुकने पार्लियामेंट हैं उनको अवाम मुंतखब करके असेंबलियों में भेजते हैं, क्या असेंबलियों में अब क्या कानून पास हो रहे हैं? न सिर्फ वफाकी हुकूमत बल्कि जब हम सिंध में जब हम आते हैं तो सिंध हुकूमत के भी हम जब नज़र देखते हैं, जब सिंध में हम असेंबलियों को देखते हैं तो वहाँ पर भी हमें वही अफरा तफरी का माहौल नज़र आता है। कानून साजी किस कदर की जाती है। जब हम सिंध असेंबली की जब हम बात करते हैं तो इस ऐवान में बहुत सारी लेजिस्लेशन होती रही है। सिंध असेंबली की एक तारीख है कि सबसे ज़्यादा लेजिस्लेशन करने वाली ये कानून साज असेंबली, लेकिन आज जब हम उस पर नज़र डालते हैं तो अफरा तफरी का माहौल हमें ज़्यादा नज़र आता है। क्या हुआ ऐसा कि अपोजिशन अरकान को क्या बात नहीं करने दी जाती? जमहूरियत में सबको बात करने का हक है। जब हम लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करते हैं वफाक या सिंध में, तो ऐसा क्यों है? ये दो तरफा कानून कब तक? और बहुत सारी चीज़ों पर हमारी कोशिश है कि हम बात करेंगे और हम इंगेज करेंगे पाकिस्तान के जो पार्लियामेंटेरियन हैं, हम उनको इंगेज करेंगे और हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि कैसे हमने मुल्क को मजबूत मुस्तहकम बनाना है, किस तरफ किस कदर हमारा मुल्क और कहाँ जा रहा है, उस पर भी हमारी बात होगी। हम कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट के उन रहनुमाओं से हम बात करें कि जिनको अवाम ने मुंतखब करके इस ऐवान तक पहुँचाया है, उनकी कारकर्दगी क्या है, किस कदर वो पाकिस्तान के इस जो आइन और कानून साज असेंबली है उसमें किस कदर सीरियस हैं। इस वक्त बिलाल गफ़ार साहब ने हमें ज्वाइन किया। बिलाल साहब खुश आमदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम में। जी जी बिलाल गफ़ार साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल आज असेंबली में जो हुआ वो आपके सामने है और आप वहां पर मौजूद थे। कि आपको लग रहा है कि अब मामला इस नहज तक पहुंच चुका है कि इस तरह के मामलात करके हुकूमत का ध्यान दिखाया जाए, उस तरफ बताया जाए, हुकूमत को दिखा सकें कि अवाम किस कदर हाल में है? क्या आपको नहीं लग रहा है कि इन्हीं असेंबलियों में तो आम आदमी के लिए कानून साजी होती है? क्या ये बेहतर रवैया था? अच्छा देखें, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो जिस तरह जुम्मे को बजट सेशन पास किया गया है वो जमहूरियत पे का जनाजा निकाला गया। कहीं ये रिवायत नहीं होती कि आप पार्लियामेंट्री लीडर्स और अपोजिशन लीडर की तकरीर के बगैर आप बजट पास करा दें। और मजे की बात ये कि इस बजट में जो हमारे अपोजिशन के मेंबर्स ने जो सवालात उठाए थे, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स बयान किए थे असेंबली में, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो वज़रा हैं जो मुख्तलिफ महकमों के, वो जवाबात देंगे। किसी एक वजीर ने जवाब देना पसंद नहीं किया और मुराद अली शाह साहब ने भी जवाब देना नहीं पसंद किया। ये भाग गए और ये अवाम का सामना नहीं कर सके। मुराद अली शाह साहब कहते थे आई एम आंसरेबल टू असेंबली, तो वो ना अवाम को आंसरेबल होते हैं, ना असेंबली मेंबर्स को, है ना वो आंसरेबल होते हैं। और ये इनका जब इनको हम करप्शन, इनकी परफॉर्मेंस को हम एक्सपोज करते हैं तो ये शॉर्टकट लेके ये भाग जाते हैं। 5 मिनट और 32 सेकंड में ये सेशन होता है जिसमें बजट पास कर दिया जाता है, बुलडोज कर दिया जाता है, जो कि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनएथिकल है। मुझे एक बात बताएं, जब हमारी अपोजिशन मेंबर्स की स्पीकर से बातचीत चल रही थी और स्पीकर ने हमें कहा जुम्मे वाले दिन के आप पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर और सीनियर मिनिस्टर से आप रब्ता करें और मैं इसमें पॉजिटिव रोल प्ले करता हूँ। हमारे नेगोशिएशंस पीछे लॉबी में चल रहे थे और उधर स्पीकर साहब आए और उन्होंने 5 फौरन जट गाड़ी, वो जो कहते हैं ना गाड़ी को स्ट्रेट 5th गियर में लगा के जिस तरह भगाते हैं, इन्होंने इस तरह से सेशन की स्पीड पकड़ी। तो इन पे कौन भरोसा करेगा? ये क्या समझते हैं कि हम इनका है ना, जो इनका जो डिक्टेटरशिप है, ये तो वो कह देते हैं डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। तो इन्होंने तो आज और जुम्मे वाले दिन इन्होंने सिंध के अवाम के साथ बेहतरीन रिवेंज ले लिया। हम तो इनको एक्सपोज करते रहे कि इनकी नाअहलियां जो है, इनकी नाकामियां वो सिंध के अवाम को ठीक है। बताते रहे। बिलाल गफ़ार साहब, आपको नहीं लगता कि ये दोहरा मेयार है? जब वफाक में लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब बात करते हैं तो वहां पे उनको बात नहीं करने दी जाती, उन पर भी किताबें बरसाई जाती हैं। गलत है। शहबाज शरीफ साहब को
3 दिन बात करने का मौका मिला और उन्होंने 3 कंसेक्यूटिव दिन बात की। पहले दिन उनको बात नहीं हुई क्योंकि वहां पे शोर शराबा और हंगामा हुआ था, और बाद में बिलावल भुट्टो ने भी वहां पे स्पीचेस की थी और उनके तमाम लीडर्स ने स्पीचेस की थी, और शहबाज शरीफ का आप रिकॉर्ड चेक करें कि शहबाज शरीफ ने भी स्पीच किया है। मुझे ये बताए, दोहरा म्यार ये है कि इनको नेशनल असेंबली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चाहिए या सिंध असेंबली में नहीं देनी। नेशनल असेंबली में इनको स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैनशिप चाहिए, लेकिन सिंध असेंबली में इनको स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैनशिप नहीं चाहिए देनी है ना ऑपोजिशन को। ये इनका है ना डबल स्टैंडर्ड है। तो आपको नहीं लगता कि अब बात यहां तक आ गई है कि अलामती जनाजे निकाले जा रहे हैं एक जमहूरी हुकूमत के? तो जमहूरियत का जनाजा ही तो निकला है ना। मुझे एक बात बताएं कि जब हम अपनी कॉल अटेंशन पे बात करते हैं, हम रेजोल्यूशन लाते हैं, या हमको सिंध के जो मसाइल हैं, जो 29 अजला है सिंध की, उसके डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, अवामी इश्यूज पे बात करते हैं, तो हमारा तो माइक ही नहीं खोलता स्पीकर साहब, हमें बात ही नहीं करने देते, क्योंकि इनको डर है कि हम इनकी परफॉर्मेंस एक्सपोज करते हैं, हम फैक्ट्स एंड फिगर्स बयान करते हैं अवाम के सामने। आगे कहाँ जाते हुआ देख रहे हैं कि अगर ये रवैया रहा बकौल आपके कि सिंध हुकूमत हम हर किस्म का प्रोटेस्ट करेंगे। आज हमारे अपोजिशन लीडर साहब ने लीगल कोर्स भी स्टार्ट किया है, और उन्होंने पिटीशन फाइल की है कि मुराद अली शाह साहब ने झूठ बोला है, तो जो इनको पहले इनका जो केस है उसको सुना जाए और इनको डिस्क्वालीफाई। चले लास्ट में कैटेगरिकली कि हम जब वफाक और सिंध जब हम असेंबलियों पे नजर डालते हैं तो इस तरह की मतलब अफरा तफरी में नजर में आती है, तो आपको लग रहा है कि अगर जमहूरी जो जितनी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं और एक जमहूरियत का कारवां चल रहा है मुसलसल, अगर ये रवैये रहे तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के रहनुमाओं के, तो नादीदा कुव्वतों को कहीं रास्ता तो नहीं दिखाया जा रहा कि अब आप आ जाएं और फिर वन मैन? देखिए, हम कोई गहराई नहीं, एक दमाद में हम बिलीव नहीं करते, और हम जमहूरियत में हर किस्म का प्रोटेस्ट करना एक जमहूरियत का हुस्न है, और हम सिंध के अवाम के लिए हर फोरम पे हम इस पे प्रोटेस्ट करेंगे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड उस करेंगे। प्रोटेस्ट करने से आपको लग रहा है कि आउटपुट मिलेगा और सिंध हुकूमत जो है बिल्कुल आउटपुट मिलेगा। हमने 3 साल में इनको इनके चेहरे सिंध की आवाम को बताए हैं, और सिंध की आवाम को पता चल गया है कि इन्होंने 14 साल में सिंध की आवाम का हक मारा गया है, इनका खून है ना मारा गया है। जो डेवलपमेंट स्कीम्स होनी थी सिंध के में 14 साल में डेवलपमेंट स्कीम्स तो कहीं नजर नहीं आए। हाँ, प्रोग्रेस हुआ तो इनके फेक अकाउंट केस में, इनके पापड़ वाला अकाउंट केस में, इनके पेंशन फंड के केसेस में प्रोग्रेस हुई, और जरदारी सिस्टम और उसके जो फ्रंट मैन है उनके अपने पर्सनल एसेट्स में और उनके असासों में प्रोग्रेस हुई, लेकिन सिंध में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। चले, बहुत शुक्रिया बिलाल गफ्फार साहब अपना टाइम कीमती देने के लिए, और आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। आपने सुना कि जिस तरह की जो रवैये देखे जा रहे हैं, जो पार्लियामेंट के मेंबरान हैं उनको अवाम सेलेक्ट करके भेजता है, उनको मुंतखब करता है कि वो वहाँ ऐवान में जाकर उन इलाके के लोगों की, उन कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की बात करें, उनके मसाइल को वहाँ पे हाईलाइट किया जा सके, उन पर बहस हो सके, और ऐसे प्रोजेक्ट लाए जाएं, ऐसे मामलात पे बात की जाए जिससे अवाम का फ़ायदा हो, ऐसी कानून साजी की जाए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मामला इस नहज तक आ पहुंचा है कि जो अपोजिशन की जो जमातें हैं उनको मतलब अलामती जनाजे एक तरफ निकाले जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ किताबें और पेपर फाड़े जाते हैं वफाक में। तो हम किस तरफ जा रहे हैं, आगे ये ऊँट किस करवट बैठेगा, इसका भी अवाम को इंतज़ार है। क्या कहीं ये तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस क्या सदारती निज़ाम की तरफ जा रही हैं? कोशिश करते हैं हम दीगर रहनुमाओं से भी हम इस पे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान की सियासत कहाँ जा रही है, आगे मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे नहीं जाएंगे, ये ऊँट किस करवट बैठेगा। होना तो ये चाहिए था कि वहाँ पे सिर्फ कानून साजी की जाती, वहाँ पे आम आदमी की बात की जाती, और इस वक्त हमें GDA के रहनुमा ने हमें ज्वाइन किया है। मखदूम साहब, आपको खुश आमदीद कहेंगे, क्या आपको आवाज़ आ रही है? जी साजिद साहब, आवाज़ आ रही है। बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए मखदूम मोहसिन। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस से आपका ताल्लुक है, और असेंबली में चाहे वफाक की हम बात करते हैं या हम सूबों की बात करते हैं, तो हमें एक चीज़ तो वाज़े नज़र आती है कि असेंबलियों में जहाँ पे एक आम आदमी की बात करनी चाहिए थी, वहाँ पे आम आदमी के मसाइल पर और कानून साजी करनी चाहिए थी, वहाँ पे हमने अक्सर देखा है कि गुत्थम गुत्था हो जाते हैं रुकने पार्लियामेंट। और आज जिस तरह मतलब जनाजे निकाले जा रहे हैं, एक जमहूरी हुकूमतों के एक अलामती एक चारपहिया वहाँ लाई गई, वहाँ पे कफन दफन के इंतजामात किए गए, तो क्या आपको लग रहा है कि बीइंग ए पार्लियामेंटेरियन वहां पे ऐसा होना चाहिए था?
دیکھیں ساجد صاحب، اصل میں یہ سب چیزیں قابل مذمت ہیں، اور ان چیزوں کی شروعات اگر آپ 15 دن پہلے ایک ایکسپریس نیوز کے ٹاک شو دیکھا ہوگا آپ نے کہ ایک پنجاب گورنمنٹ کی ایک معاون خصوصی صاحبہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے شروعات کی تھی ایک پیپلز پارٹی کے ایک ایم این اے کو، جس انداز سے انہوں نے ان کے ساتھ جو رویہ کیا یا جو گفتگو ان کے ساتھ کی ہے، جو بھی غیر پارلیمانی ان کا جو بیہیو تھا، اس کی یہ سب ان چیزوں کی کڑیاں ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ نیشنل اسمبلی میں جو ہوا اور ایم این ایز نے جو زبان استعمال کی اور جس انداز کی غیر ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کیا، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو بلوچستان اسمبلی میں ہوا اور اس کے بعد آج سندھ اسمبلی میں ہوا، یہ سب کڑیاں ہیں۔ اور جب آپ روڈوں سے پکڑ کر آپ لوگوں کو اسمبلی میں لائیں گے تو اس ایسے واقعات ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہی دن جب یہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ والا واقعہ ہوا تھا، اگر اس پہ ایکشن ہو جاتا اور فیڈرل گورنمنٹ اگر نوٹس لے لیتی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل اسمبلی میں بھی یہ واقعہ نہیں ہوتا اور پھر بلوچستان اسمبلی میں بھی نہیں ہوتا، اور یہ جو آج اور کل جو واقعات ہو رہے ہیں، دیکھیں ایسے واقعات سے بہت ہی رانگ میسج جا رہا ہے۔ اور اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا کو آپ دیکھیں گے تو خاص کر کے ہمارے جو ہمسایہ ملک ہیں انڈین میڈیا جس انداز سے اس چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، ہمارے لیے ہمارے ملک کا کافی ٹھیک ہے غلط امیج جا رہا ہے۔ مخدوم صاحب، سوری فار انٹرپ، لیکن آپ جس طرح مذمت کر رہے ہیں اس رویے کی، احتجاج سب کا حق ہے، لیکن اس احتجاج کے ایک پیرامیٹرز ہونے چاہیے کہ کس قدر اور کس لیول پہ جا کے احتجاج کرنا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا اتحاد ہے ان کے ساتھ، آپ اپوزیشن میں سندھ میں بیٹھے ہیں، تو آپ کے لوگ بھی تو شامل تھے اس احتجاج میں، تو آپ کیسے مذمت کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں مذمت کر رہا ہوں، میں صرف آج کے احتجاج کی بات نہیں کر رہا، میں اوور آل رویے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ اگر ہمارے حکومتی اراکین کر رہے ہیں، میں ان کے رویے کی بھی بات کرتا ہوں۔ دیکھیں پہلی میں اوور آل چیز کی مذمت کر رہا ہوں، جیسے اپوزیشن لیڈر کو اسپیچ کرنے نہیں دی گئی، میں سمجھتا ہوں انہیں اسپیچ کرنے دینا ان کا حق تھا۔ وفاق میں جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، بالخصوص لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب کا بھی شکوہ رہا کہ مجھے بات نہیں کرنے دی گئی، تو یہ آپ کو نہیں لگتا دوہرا معیار ہے؟ یہ بالکل دوہرا معیار ہے، اور ہمیں ان پرانی روایات سے نکلنا چاہیے، اور ہم بالکل کولیشن پارٹنرز ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے، لیکن جہاں پہ بھی اگر کوئی غلط چیز ہے تو ہم وہاں پہ اپنی آواز دیں۔ ہم کوئی فیڈرل گورنمنٹ جس پارٹی کی ہے، ہم کوئی پی ٹی آئی کی سب جماعت نہیں ہے۔ سندھ میں جب آئلینڈز کا ایشو ہوا تھا تب بھی ہم نے اپنا ایک الگ موقف دیا، اور ابھی بھی جب بہلیا ٹاؤن کا ایشو تھا تب بھی ہمارے 14 ایم پی ایز ہیں پروونشل اسمبلی میں، ہم نے ہماری سی سی نے مل کر ڈیسائیڈ کیا، ہم نے وہاں پہ ہمارے ایم پی ایز وہاں گئے، انہوں نے چیئرمین این سی او سی اسد عمر صاحب کو بھی ریٹن میں دیا کہ ہم اس چیز کے خلاف ہیں۔ جہاں پہ بھی ہمیں کوئی چیز غلط لگتی ہے ہم وہاں پہ آواز اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں الائنس ان کے اتحادی بی این پی والے بھی تھے، اب وہ الگ ہو گئے، پی ڈی ایم میں آگے وہ الگ، اس پر ڈے ون سے ان کے ایم کیو ایم والے بھی ان کے اتحادی تھے، ہم بھی ان کے اتحادی، لیکن ہم واحد ان کے الائز تھے جو انکنڈیشنل ان کے ساتھ تھے پہلے دن سے، اور ہم نے ان کی سپورٹ کی، چاہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہو یا اس کے بعد بھی جہاں پہ بھی ان کو ہماری ضرورت تھی ہم نے ان کا ساتھ دیا۔ لیکن جہاں پہ بھی یہ غلط روایات کا، دیکھیں ہماری فیملی کا ایک پرانا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے اور ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں، اور جہاں پہ بھی جمہوریت کو نقصان ہوگا ہم وہاں پہ آواز اٹھائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ آپ جمہوریت پر بلیو کرتے ہیں، تو اس طرح کے جب رویے ایوانوں میں دیکھے جائیں گے تو کیا آپ کو نہیں لگ رہا کہ آپ نادیدہ قوتوں کو، آپ تمام پولیٹیکل فورسز موقع فراہم کر رہے ہیں کہ آپ آ جائیں اور اسمبلیاں تحلیل کر دیں؟ تو یہ کس طرف سیاست جاری ہے، اس کو روکیں گی بھی تو آپ تمام پارلیمنٹیرینز، آپ کی پولیٹیکل فورسز ہی روکیں گی؟ کیا تربیت کا فقدان ہے؟ کہاں پہ مسائل کہاں پر ہیں؟ ان کی نشاندہی کون کرے گا؟ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی کسی بھی پالیسی سے آپ کو اختلاف ہے تو جی ڈی اے اس کا حصہ کیوں ہے؟ دیکھیں جی ڈی اے الائنس ہے، اور الائنس ان کے ساتھ اس لیے ہے کہ ہم نے ایک نئے الٹرنیٹو کی صورت میں انہیں دیکھا اور ہم نے ان کا ساتھ دیا، اور میں کہہ رہا ہوں کہ ہم جہاں پہ بھی کوئی چیز غلط ہوتی ہے ہم ان کو کہتے ہیں، جہاں پہ بھی جو چیز بہتر ہوتی ہے، اب جیسے بی آئی ایس پی والا جو نام چینج تھا وہ بھی میرا پرپوزل تھا، ہم نے انکم سپورٹ پروگرام کے بارے میں، اس کے علاوہ بھی اگر جہاں پہ کرپشن ہوتی ہے ہم خلام بات کرتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ کہ یہ اوور آل ہمارے ایک سسٹم کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے۔ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این، ساری پارٹیز کو مل کر ایک
क्राइटेरिया बनाना चाहिए कि जिस भी बंदे को हम, खास करके पॉपुलर पार्टीज जो हैं, कि जिस भी बंदे को हम टिकट दें या जो इलेक्ट होकर एमएनए बने या प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर बने या सेनेट में जाए, तो एटलीस्ट उसका एक मयार होना चाहिए ताकि वो बात हमेशा पार्लिमानी अखलाकियात और उन एक रवैयात क्राइटेरिया के को रवायात के मद्देनजर, मुताबिक करे, ठीक है, ना कि अपनी पार्टी को और अपने मुल्क को शर्मसार करे ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पे। ठीक है। लास्ट आपसे मैं सवाल ये करता चलूंगा कि आपने कहा कि हम आवाज़ उठाते हैं, हम उन चीज़ों पे कंडेम करते हैं जहाँ पे वफाकी हुकूमत की अगर कहीं पे कोई झोल होती है, कहीं पे कोई आपको लगता है कि वो सही नहीं है, तो बात करना ही ठीक है, या अब इंतज़ार है आपको कि कब आपने अलग होना है? जब देखा जाता है कि अमूमन, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि अगर कहीं आपकी बात नहीं मतलब आपको इस बात को नहीं सुना जाता तो आप रास्ते अलग कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी आपके पास ही है। आपने कहा कोई सब जमात नहीं है पीटीआई की, तो रास्ते कब अलग होंगे, या आपको लग रहा है कि नहीं वफाकी हुकूमत का साथ देना चाहिए? देखें, मसला ये है कि पाकिस्तान में एक प्रॉपर अवामी प्लेटफॉर्म का बहुत बड़ा फुकदान है, और खुसूसन अगर आप सिंध में चले जाएं तो यहाँ पे एक पार्टी की मोनोपोली है, और वफाक में भी अब मसला ये है कि हमने पीटीआई को भी अल्टरनेटिव एक हल की तरह देखकर हमने उनका साथ दिया। अब जो 3 सालों की जो उनकी परफॉर्मेंस है वो एक मायूसकुन परफॉर्मेंस है। अभी भी आप देख लें कि सिंध में या पूरे पाकिस्तान में अगर 10 बाय सॉरी फॉर इंटरप्ट मखदूम साहब, आपने कहा मायूसकुन परफॉर्मेंस है, तो फिर जीडीए उसका हिस्सा क्यों है? जीडीए बिल्कुल उनका हिस्सा है। जीडीए बार बार अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुकी है, और मैं आपको एक चीज, अगर आप 2 मिनट मेरी बात सुने, कि अगर आप 10 बाई इलेक्शंस हुई हैं पिछले 2 सालों में, उनमें से 2 बाई इलेक्शंस हम लोगों ने कंटेस्ट किए हैं, एक लाड़काना वाली जहाँ पे हमारा कैंडिडेट जीता है, और दूसरी उमरकोट वाली जहाँ पे हम हारे, लेकिन हमने 35,000 वोट्स उठाए। अरबाब गुलाम रहीम साहब हमारे कैंडिडेट थे, ठीक है। उसके बाद इन फेडरल गवर्नमेंट ने हमारी कोई भी मदद नहीं की, हमने वो तहफ़्फ़ुज़ात वहां पे रखे, और उसके बाद हमने बाइकआउट के या एहतजाजन हमने 2 इलेक्शंस में पार्ट नहीं लिया। एक थी जाम नवाज अली वाली और दूसरी थी मलीर वाली। जाम नवाज अली में पीटीआई कैंडिडेट ने 4500 वोट्स उठाए, जहां पे पिछली 2018 की इलेक्शन में हम लोगों ने 30,000 वोट्स उठाए हैं, और अभी मलीर वाली इलेक्शन में पीटीआई थर्ड आई। ये उनकी परफॉर्मेंस है, और हमें अवामी पॉलिटिक्स करनी है। हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, हमने बार बार करते आए हैं, और अभी भी हम उन्हें वेट एंड वॉच की आखिरी साल है, वो हमें कहते हैं कि हम परफॉर्म करेंगे। अगर वो 1 साल के अंदर अगर रिलीफ नहीं देते तो हम बिल्कुल अपनी सीसी में भी ये चीज रखेंगे और एक नई स्ट्रेटजी लाएंगे, क्योंकि हमें इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करनी है। नई स्ट्रेटजी लाएंगे, और अगर 1 साल तक वफाकी हुकूमत ने परफॉर्मेंस नहीं की तो मतलब ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस वफाक से अलग भी हो सकती है, ऐसा ही है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कंडीशनल्स हैं। और मेन मसला, हमने एक सिंध में या एक अल्टरनेटिव जमात की सूरत में लोगों को एक ऑप्शन दिया, और उसी के बेस पे हमने 2018 का इलेक्शन लड़ा, और अभी हम 2023 इलेक्शन की तैयारी की तरफ। अगर ये आवाम को ये जो इन्होंने हमसे वादे किए थे, या जो लोग वादे इन्होंने आवाम के साथ किए थे, अगर वो पूरे कर देंगे, अभी 3 साल हैं, अभी कुछ कहना है कबलस वक्त है। मैं समझता हूँ 1 साल तक इनको छोड़ देना चाहिए। उसके बाद अगर यही सूरत हाल रहती है तो फिर मैं समझता हूँ कि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस को भी इनके साथ रहने का कोई जवाब नहीं है। अगर हम फिर भी इनके साथ रहेंगे तो मैं समझता हूँ 2023 के इंतखाबात में हमारा भी वही असर होगा जो इन लोगों का असर अभी बाय इलेक्शंस में होता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया मखदूम मोहसिन साहब टाइम देने के लिए। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।